हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व में 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि आज का अपडेट है कि 10 साल की नौकरी के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, समझे ईपीएफ पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है, इसके बारे में हम आपके बीच जानकारी साझा करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथ ही साथ साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप सभी साथियों तक जो है सारी सूचनाएं बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध होती रहेगी। तो चलिए हम अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा आपके समक्ष करते हैं। कृपया आप सभी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, ये पेंशन कैलकुलेटर की बात हम कर रहे हैं। जैसा कि अगर किसी ने सिर्फ 10 साल ही नौकरी की हो और हर साल प्रोविडेंट फंड में योगदान दिया हो, तो वह रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का हकदार है। जाहिर है, ज़्यादा सालों तक नौकरी के जरिए पेंशन की रकम को बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि साथियों, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारियों की बेहतरी के लिए जो है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भी चलाती है, जो भारत के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में से एक है। तो साथियों, इस स्कीम के तहत जो है कर्मचारियों को उनकी सर्विस अवधि और सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन मिलती है। ईपीएस को 16 नवंबर 1995 में लॉन्च किया गया था साथियों, जो कि इस स्कीम का मकसद जो है संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम मुहैया कराना है। साथियों, ईपीएस के खास फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में हम जानकारी जो है डिटेल्स पूर्वक आपके बीच में डिटेल्स के साथ साझा कर रहे हैं। तो साथियों, पेंशन पाने के लिए मिनिमम सर्विस पीरियड 10 साल का है। यानी अगर आप ईपीएफ मेंबर हैं तो अपने 10 साल भी नौकरी की है तो इस स्कीम के तहत पेंशन पाने के अधिकारी हैं। जैसा कि न्यूनतम मासिक पेंशन जो है 1,000 रुपये, अधिकतम मासिक पेंशन जो है 7,500 रुपये। चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि ईपीएस के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईपीएस, यानी साथियों ईपीएस पेंशन पाने के लिए कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है। जैसे ईपीएस पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की नौकरी करनी होगी। इसके अलावा इस स्कीम का फ़ायदा कर्मचारी को 58 साल की उम्र के बाद ही मिलेगा। कर्मचारियों को ईपीएफओ का रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए और यह भी ज़रूरी है कि उसने अपनी नौकरी के दौरान ईपीएस स्कीम में लगातार योगदान यानी कंट्रीब्यूट किया हो। तो साथियों, ईपीएफ मेंबर्स अपनी बेसिक सैलरी का 12% हर महीने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं और कंपनी भी उनके पीएफ अकाउंट में इतना ही योगदान करती है, जो कि कंपनी के योगदान यानी कंट्रीब्यूशन को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से 8.33% एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम में जाता है और 3.67% जो है एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में जाता है। तो साथियों, साल 2014 में केंद्र सरकार ने ईपीएस 1995 के तहत जो है न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये प्रति माह रखा है। हालांकि लंबे वक्त से जो है न्यूनतम पेंशन को प्रति माह 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही है। साथियों, अगर कोई कर्मचारी 10 सालों तक काम करता है तो वह कितनी पेंशन पाने की उम्मीद कर सकता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में कि ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन फार्मूला क्या है। इसके बारे में जानकारी विस्तृत पूर्वक दी जा रही है। जैसा कि मंथली पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए यह फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, जैसा कि मंथली पेंशन बराबर पेंशनेबल सैलरी गुणे पेंशनेबल सर्विस बटे 70, यानी पेंशनेबल सैलरी बराबर आपके आखिरी 60 महीनों की सैलरी का औसत, फिर पेंशनेबल सर्विस यानी सर्विस के दौरान जितने साल ईपीएस में योगदान दिया हो। उदाहरण के तौर पे साथियों, मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय की पेंशनेबल सैलरी जो है 15,000 रुपये है और पेंशनेबल सर्विस केवल 10 साल है, तो उसकी मासिक पेंशन क्या होगी। साथियों, मासिक पेंशन 15,000 रुपये गुणे 10/70 बराबर 2,143 रुपये। यानी साथियों, अगर किसी ने सिर्फ 10 साल ही नौकरी की हो और हर साल प्रोविडेंट फंड में योगदान दिया हो, तो वह रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का हकदार है। जाहिर है, ज़्यादा सालों तक नौकरी के जरिए पेंशन की रकम को बढ़ाया जा सकता है। तो फिर हम ईपीएस पेंशन के टाइप क्या हैं, प्रकार क्या हैं,
इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों रिटायरमेंट पेंशन जो है, इस पेंशन का बेनिफिट 58 साल की उम्र पूरी हो जाने पर मिलता है। जैसे नंबर 1 है अर्ली पेंशन। साथियों आमतौर पर ईपीएफओ जो है 58 साल की उम्र में पेंशन देता है, लेकिन अगर कोई मेंबर पेंशन पाने की शर्तें पूरी करता है और वह 58 की उम्र से पहले रिटायरमेंट ले लेता है तो 50 साल की उम्र के बाद भी वह अर्ली पेंशन क्लेम कर सकता है। लेकिन अर्ली पेंशन में ईपीएफओ मेंबर्स को पेंशन घटा कर दी जाती है। फिर हम बात करते हैं विधवा पेंशन की। तो साथियों अगर किसी ईपीएफओ मेंबर्स की असमय मृत्यु हो जाती है तो ईपीएफओ मृत सदस्य के पार्टनर को हर महीने विधवा पेंशन देती है। फिर हम बात करते हैं बाल पेंशन की। तो साथियों चाइल्ड पेंशन क्या है? तो मृत सदस्य के बच्चों के लिए यह पेंशन होती है। ईपीएस 95 के तहत जो है मृत सदस्य के 2 बच्चे भी 25 साल की उम्र तक मंथली पेंशन पाने के हकदार होते हैं। फिर हम बात करते हैं अनाथ पेंशन की। ऑर्फन पेंशन क्या है? साथियों अगर किसी ईपीएफओ मेंबर और उसके जीवन साथी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामले में उनके 25 साल से कम उम्र के 2 बच्चों यानी अनाथ पेंशन पाने के हकदार होते हैं। फिर हम बात करते हैं साथियों विकलांगता पेंशन की। डिसेबिलिटी पेंशन क्या है? तो चलिए आप चैनल पे अंत तक बने रहें, अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। जैसा कि साथियों ईपीएस के नियमों के तहत विकलांग पेंशन उन सदस्यों को दी जाती है जो अपनी सर्विस के दौरान स्थायी तौर पर या फिर पूरी तरह से विकलांग हो जाते हैं। तो ऐसे मामलों में उम्र और 10 साल तक पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन की शर्त लागू नहीं होती। यानी अगर किसी सदस्य ने 2 साल भी ईपीएस में योगदान दिया है तो वह इस पेंशन को पाने का हकदार है। फिर साथियों हम बात करते हैं अर्ली पेंशन का ऑप्शन क्या है। अर्ली पेंशन ऑप्शंस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों जो कर्मचारी 58 साल की उम्र से पहले ही पेंशन लेना चाहते हैं वे ईपीएस स्कीम के तहत अर्ली पेंशन के ऑप्शन को चुन सकते हैं, लेकिन अर्ली पेंशन के लिए उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। उनकी उम्र कम से कम 50 साल होनी चाहिए और उन्होंने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी की हो। लेकिन ध्यान रखें अर्ली पेंशन में ईपीएफओ मेंबर्स को हर साल 4% के हिसाब से पेंशन घटा कर दी जाती है। फिर हम ईपीएस पेंशन बढ़ाने के तरीके के बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों अपनी ईपीएस पेंशन्स को ज़्यादा करने के लिए आपको उन तरीकों पर फोकस करना होगा जिनकी मदद से ऐसा करना मुमकिन है। जैसे नंबर 1 है लंबी सर्विस करके आप अपनी पेंशन भी बढ़ा सकते हैं। तो जितने ज़्यादा साल तक आप काम करेंगे आपकी पेंशनेबल सर्विस और पेंशन अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट है ज़्यादा सैलरी का मतलब ज़्यादा पेंशनेबल सैलरी जिससे पेंशन बढ़ती है। तीसरा है ईपीएस स्कीम में रेगुलर कंट्रीब्यूशन करना जारी रखें, क्योंकि रेगुलर कंट्रीब्यूशन से ही समय के साथ आपकी पेंशन बढ़ेगी। फिर साथियों हम बात करते हैं कि एक और बात, अगर आप एलिजिबल हैं तो हायर पेंशन स्कीम का ऑप्शन चुन सकते हैं, जिससे आपको अपना मंथली पेंशन अमाउंट बढ़ाने में जो है मदद मिलेगी। तो साथ ही इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी पेंशन बढ़ा सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी जो भी हम आप तक साझा किए ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास किए होंगे। और आप सभी से आग्रह है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथियों बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच जो है ऐसे ही करंट अपडेट से लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से साथियों सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आप सभी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।